अब इसके बाद हम लोग को ग्रुप 18 के बारे में पढ़ना है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है, तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है उसमें हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो सबसे टॉप में आता है हीलियम, फिर इसके बाद आता है नियोन आता है, इसके बाद आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, रेडन आता है, जेनन, रेडन, ऐसे करके ये ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है। तो ये सब टॉप टू बॉटम जब हम बढ़ेंगे इसमें ग्रुप 18 में, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम लोग नोबल गैस एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम लोग नोबल गैसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि जो ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है उनका स्टेबल कन्फिग्रेशन होता है। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NH2NP6। ठीक है, तो NH2NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो ये फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो फुलफिल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तो यह ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इनर्ट कन्फिग्रेशन है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और वैसा एलिमेंट जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे उनको हम लोग नोबल एलिमेंट्स कहते हैं, नोबल गैसेस। ये सारा गैसियस स्टेट में पाया जाता है, दैट इज वाई group 18 elements are known as noble gases because they have a stable configuration NH2NP6, so they do not react with any elements, any atoms at all। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स को इस तरह से नोबल गैसेस के एलिमेंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। अब फिर इसके बाद जो है, ये अगर हम बात करें इसकी एग्जिस्टेंस की, अगर बात करते हैं तो बहुत ऐसा नोबल गैसेस वगैरह है जो कि एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। आर्गन है, हीलियम है, ये सब जो होता है वो एटमॉस्फेयर में भी कुछ अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है इसमें ये आ जाता है कि एटॉमिक साइज की बात करते हैं तो ये तो सारे ग्रुप्स में वही चीज़ है कि टॉप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज के बाद अगर हम आते हैं इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो होगा वो साइज डिक्रीज करेगा। तो वैसे केस में क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस का होल्ड जो है, साइज चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रांग हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है। तो और एक तो ये बात है कि साइज घटता चला जाता है, तो अपने पूरे पीरियड की अगर हम बात करें, लेफ्ट टू राइट से बात करें, 1 से लेकर 18 तक की अगर हम बात करें, तो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का साइज जो होगा वो सबसे छोटा भी होगा। और दूसरी बात ये भी कि उसका स्टेबल कन्फिग्रेशन है। तो दोनों रीजन की वजह से क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा तो वैसे केस में उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसके इसी कारण की वजह से क्या हो जाता है, ये नोबल गैसेस का यानी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। पूरे अगर ग्रुप्स की अगर हम बात करें, सारे ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा अगर आयोनाइजेशन एनर्जी अगर होता है तो वो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का होता है, बिकॉज दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज एज वेल एज they have stable configuration, that is why they will not be able to lose इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज ही नहीं करना चाहेगा। तो इसके केस में हमको ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन ऑल ग्रुप्स ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव मैक्सिमम हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो यही इसका बताया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद अब आता है, बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसमें ये चीज़ होता है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जितना ही ज़्यादा नेगेटिव हुआ उतना ही ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी होती है। तो ग्रुप किसी भी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट्स हो जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जितना ही ज़्यादा नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा रखता है। जैसे किसी का अगर -20 जूल है और किसी का -40 जूल है, तो -40 जूल वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड करने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, क्योंकि उसका मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा तो वैसे केस में वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऐड करना चाहेगा। और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, व्हाई? इसके पीछे रीजन यही है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP6 होता है। NH2NP6 होता है, इसकी वजह से ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेना ही नहीं चाहेगा। स्टेबल जब है तो ऑलरेडी जब वो स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन किसी से वो लेना ही नहीं चाहेगा।
तो इलेक्ट्रॉन अगर हमको उसमें ऐड अगर करना है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हमको उसमें ऐड अगर करना भी है तो हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी बाहर से एनर्जी देना पड़े, तो सिस्टम को जब अगर हमको एनर्जी कहीं से देना पड़ता है बाहर से, तो वैसा प्रोसेस होता है एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो वैसे केस में तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो एनर्जी जानते हैं रिलीज होता है जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करने से एनर्जी रिलीज होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये नोबल गैसेस ऑलरेडी स्टेबल है। तो स्टेबल जब कॉन्फ़िगरेशन है तो वैसे केस में क्या हो जाएगा कि जैसे ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं करना चाहेगा। और जब इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड करना चाहेगा, तो हम अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हैं तो हमको बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को ले ले। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो ग्रुप 18 एलिमेंट्स का पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को उसमें ऐड करवाने के लिए। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि अगर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि जितना भी नोबल गैसेज जो होता है वो सारा का सारा गैसेज स्टेट में तो है ही, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेज होता है। उसके बाद नोबल गैसेज का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, ये भी इसका क्वेश्चन बनता है कि वाई नोबल गैसेज आर वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो भी नोबल गैसेज है उसके एटम्स के बीच में वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में। इसकी वजह से उसके पार्टिकल को तोड़ने के लिए, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको बहुत कम ही हीट देना पड़ेगा। तो चूंकि नोबल गैस के जो नोबल गैस का जितना भी है वो सारा का सारा जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में वीकेस्ट वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हमको उसको तोड़ने के लिए हमको बहुत कम हीट देना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो noble gases have very low melting and boiling points because their particles have very weakest force of attraction between them, due to which less heat is required to melt them. That is why they have less melting and boiling point. फिर उसके बाद ये चीज़ है कि जितना भी नोबल गैसेस होता है वो मोनो एटॉमिक होता है, मोनो एटॉमिक। जैसे कि हम लोग इससे पहले हम लोग देखे हुए हैं कि ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है, जैसे ऑक्सीजन है तो O2 के रूप में मिलता है, 17 का एलिमेंट्स है Cl2 के रूप में, F2 के रूप में मिलेगा, I2 के रूप में मिलेगा, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं मिलता है। लेकिन नोबल गैसेस का जो भी एलिमेंट्स है वो सारा का सारा जो होता है वो मिलता है मोनो एटॉमिक, मतलब हीलियम अकेला He के रूप में मिलेगा, नियॉन अकेला मिलेगा, कभी भी कंबाइन फॉर्म में नहीं मिलता है। बाकी और जितना भी एलिमेंट्स है वो या तो खुद के साथ कंबाइन करके या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन फॉर्म में मिलता है। सोडियम मिलेगा तो NaCl के रूप में मिलेगा, ठीक है, पोटेशियम मिलेगा तो KCl के रूप में मिलेगा। तो बाकी जितना भी एलिमेंट्स है वो कंबाइन फॉर्म में मिलता है, क्योंकि उसके पीछे रीजन होता है कि बाकी और सारा एलिमेंट्स का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, तो वो किसी न किसी के साथ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसी न किसी के साथ वो बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन नोबल गैसेस जो भी है उस वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो जब स्टेबल ऑलरेडी है तो वो किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन ही नहीं करेगा। तो जब कंबाइन नहीं करेगा इसलिए वो मोनो एटॉमिक होता है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाई नोबल गैसेज एग्जिस्ट एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में ये क्यों एग्जिस्ट करता है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि नोबल गैसेज जो है उसका NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो किसी दूसरे एटम के साथ वो कंबाइन करेगा ही नहीं। तो जब दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं करेगा तो वो अकेला जब भी मिलेगा तो वो अकेला ही आएगा। ठीक है, तो इसका मोनो एटॉमिक होने के पीछे रीजन यही होता है। तो देखो, तो ये अभी हम लोग यही जो डिस्कस कर रहे हैं उसके हिसाब से यही चीज़ है कि जितना भी नोबल गैसेज होता है वो किस ऑलरेडी वो स्टेबल है, तो स्टेबल हो जाने की वजह से वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेगा। तो जब दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि नोबल गैसेज का कोई कंपाउंड नहीं होगा। और ये ऐसा होता भी है, जब ऑलरेडी नोबल गैसेस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ही तो वो किसी ना खुद के साथ ना ही किसी दूसरे एटम के साथ वो कंबाइन करना चाहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एटम किसी दूसरे के साथ कंबाइन करता है तो उसके पीछे रीजन मात्र एक होता है कि ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। Na अगर Cl के साथ मिल रहा है तो Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है और दोनों स्टेबल बन जाता है, दोनों का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो उसके पीछे कंबाइन करने के पीछे रीजन यही होता है।
लेकिन जिसका ऑलरेडी नोबल गैसेस का ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ना खुद के साथ ना किसी दूसरे आइटम के साथ कंबाइन करना चाहेगा। तो वैसे केस में जो होता है इसका इस हिसाब से उसका कोई कंपाउंड नहीं मिलता है। लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद एक ऐसा एलिमेंट है जेनन। जेनन एक ऐसा एलिमेंट है, नोबल गैस है जिसका कि कुछ कंपाउंड जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, नील्स बार्टलेट करके एक साइंटिस्ट थे जो कि कोई एक्सपेरिमेंट किए थे जिसके तहत वो बताए कि जेनन का कुछ कंपाउंड जो है वो हम लोग बना सकते हैं, कुछ कंपाउंड उसका एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जेनन जो है वो बाकी और सारा नोबल गैसेस नहीं कर पाता है, जेनन ही क्यों कर पाता है, जेनन ही कंपाउंड क्यों बना पाता है। तो उसके पीछे रीजन ये हो जाता है कि जेनन का जो होता है वो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो टॉप टू बॉटम आने पर हम जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो घटता है। तो टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है तो जेनन का आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो कम होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकता है, अगर कुछ ऐसा सिस्टम दिया जाए जिससे कि इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सके तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है चूंकि उसके पास वो टॉप टू बॉटम आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ा कम उसका वैल्यू होता है। और उसके बाद जो है ये मेनली जो होता है वो जैसे देख सकते हैं कि वो नील्स बार्टलेट कैसे कंफर्म किए थे। तो देखो यहाँ पे जो है इसका देख सकते हैं कि ये नील्स बार्टलेट यही जो है साइंटिस्ट जो है, तो ये नील बार्टलेट जो है ये एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सबसे पहले वो एक कंपाउंड बनाया था O2 प्लस PtF6 माइनस। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड ऑक्सीजन का है, Pt प्लैटिनम है, F फ्लोरीन है। तो ये कंपाउंड जो है वो एक रेड कलर का ये कंपाउंड है। सबसे पहले वो नील बार्टलेट जो थे वो एक कंपाउंड बना रेड कलर का जिसका फॉर्मूला था O2 प्लस PtF6 माइनस। ठीक है, ये कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन का है। उसके बाद फिर वो ही देन रियलाइज दैट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन वाज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विद दैट ऑफ जेनन। जेनन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ऑक्सीजन से बहुत हद तक मैच कर रहा था। ठीक है, तो इससे उनको आइडिया लगा कि जिस तरह से O2 प्लस PtF6 माइनस बनाया गया कंपाउंड वैसे ही वो जेनन ऑक्सीजन के जगह पे वहाँ पे जेनन को वो फिट कर सकते हैं। ठीक है, O2 प्लस का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये दिया है। तो वैसे केस में वो क्या देखे ऑब्जर्व किए कि जेनन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो O2 से ऑक्सीजन से मैच कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन का ये कंपाउंड अगर बन सकता है तो हम जेनन का भी ऐसा कंपाउंड बना सकते हैं। तो यहाँ से उनको क्लू मिला, हिंट मिला कि वो इसी तरह का कंपाउंड जेनन का बना सकते हैं। इसीलिए वो क्या किए, सेम ऐसा ही देख लो Xc प्लस PtF6 माइनस, तो वो एक ऐसा दूसरा कंपाउंड बनाने में सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो सबसे पहले रेड कलर का कंपाउंड O2 PtF6 जो है वो बनाए थे और बाद में जो है वो ऑब्जर्व किए थे कि जेनन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से मैच करता है। तो इस हिसाब से उनको ये क्लू लगा वो कि जेनन का भी ऐसा कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो इस तरह से वो क्या किए, PtF6 और जेनन इन दोनों को मिलाकर कंपाउंड बनाए XcPtF6। ठीक है, जो कि इससे मैच करता है। तो इस तरह से वो जो है ये कंफर्म किए कि जेनन का भी कुछ कंपाउंड हम बना सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉपर कंडीशंस वगैरह देकर जेनन का हम कुछ कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे फिर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सब हुआ जिस चीज़ को लेके जो है मतलब आगे कंपाउंड जो है वो बनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि नील बार्टलेट जो थे, जो साइंटिस्ट जो थे, वो क्या ऐसा ऑब्जर्वेशन था जिसके तहत जो है वो जेनन का कंपाउंड जो है वो बनाने के लिए जो है वो मतलब आगे आए। तो उसके पीछे उसका कारण वही बताना है कि जो सबसे पहले रेड कलर का जो कंपाउंड वो बनाए थे O2PtF6 और वो ऑब्जर्व किए थे कि जेनन का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से मैच करता है। तो इससे वो मतलब कंक्लूजन निकाले कि ऐसा ही कंपाउंड जो है वो जेनन के साथ भी बनाया जा सकता है और वो फाइनली XcPtF6 बनाए। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये काम हुआ। और फिर इसके बाद है कि अब जेनन का जो कंपाउंड वगैरह सब है वो जैसे देखो इसका ये जेनन और फ्लोरीन, जेनन और फ्लोरीन का कुछ कंपाउंड जो है वो बनाया जा सकता है। तो जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे है जेनन और फ्लोरीन है जिसमें कि जेनन को एक्सेस अमाउंट में लिया गया, जेनन एक्सेस अमाउंट में और फ्लोरीन कम अमाउंट में है। टेम्परेचर 673 केल्विन टेम्परेचर है। और तो वैसे केस में क्या हो जाता है, XcF2 बनता है। XcF2 अगर बनाना है तो ये काम करना होगा, जेनन को और फ्लोरीन को आपस में रिएक्शन कराना है, जेनन को एक्सेस अमाउंट में लेना है, फ्लोरीन को कम अमाउंट में लेना है।
तो ऐसे केस में XeF2 बन जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे XeF4 अगर बनाना है, XeF4 अगर बनाना है तो जेनन और फ्लोरीन को हमको 1:5 के रेशियो में लेना होगा। 1:5 मतलब जेनन का 1 पार्ट और फ्लोरीन का 5 पार्ट। तो जेनन और फ्लोरीन को 1:5 के रेशियो में जब हम लेंगे तो वैसे केस में टेम्परेचर 873 केल्विन टेम्परेचर है, और तो वैसे केस में, और ये 2 बार ये जो है वो प्रेशर दिया हुआ है, तो बनेगा XeF4। तो हम पहले ही बताए हैं कि जेनन का अगर कंपाउंड अगर बनाना है तो कुछ प्रॉपर कंडीशंस देना पड़ेगा। तो कंडीशन जैसे क्या दे रहा है, पहले XeF2 बनाना था तो जेनन को एक्सेस अमाउंट में लिया गया, फ्लोरीन को कम लिया गया। टेम्परेचर 673 केल्विन जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो ड्रास्टिक कंडीशन एक तरह से दिया जा रहा है। टेम्परेचर बहुत हाई दिया गया है, 1 बार प्रेशर दिया गया, तब XeF2 बना है। उसी तरह से XeF4 जब बनाना था तो जेनन और फ्लोरीन को 1:5 के रेशियो में लिया गया, 873 केल्विन जो कि और भी ज़्यादा टेम्परेचर है, 2 बार ये प्रेशर लिया गया, तो XeF4 बना। ठीक है। फिर उसी तरह से XeF6 जब बनाना है तो जेनन को और फ्लोरीन को 1:20 के रेशियो में लिया जाएगा, तो बन जाएगा XeF6। ठीक है। तो ये है इसका। तो इस तरह से जेनन और फ्लोरीन को मिलाकर हम XeF2, XeF4 और XeF6 जो है वो इस तरह से बना सकते हैं। तो सबके लिए कंडीशन जो है वो अलग अलग कंडीशन है। ठीक है। XeF2 बनाना है तो जेनन को ज़्यादा लेना है, XeF4 बनाना है तो जेनन और फ्लोरीन को 1:5 के रेशियो में, XeF6 जब बनाना है तो जेनन और फ्लोरीन को 1:20 के रेशियो में। और इसके अलावा जो है वो ये टेम्परेचर और प्रेशर भी मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर भी ज़रूर मेंशन करना है। उसके अलावा जो है XeF6 को एक और तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एक और तरीका क्या है, ये जो है XeF4 है और उसको O2F2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, तो ये 2 फ्लोरीन, O2F2 का जो 2 फ्लोरीन है वो चला जाएगा XeF4 के साथ, XeF6 बन जाएगा और O2 निकल जाएगा। तो XeF6 बनाने का एक तरीका हुआ कि जेनन और फ्लोरीन को रिएक्शन करवा के, ठीक है, 1:20 के रेशियो में ये टेम्परेचर और प्रेशर दे के। और दूसरा तरीका है कि XeF4 को O2F2 के साथ रिएक्शन करवा देंगे, तो 2 फ्लोरीन चला जाएगा F4 के साथ, XeF4 के साथ, XeF6 बन जाएगा और O2 बन जाएगा। ठीक है। अब उसके अलावा कुछ ये सब प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि XeF2 है या XeF4 है या XeF6, ये सारा का सारा कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है। और सब्लाइम मतलब डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। 298 केल्विन टेम्परेचर पे ही ये सब्लाइम कर जाएगा। ठीक है। 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये सब्लाइम कर जाएगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। और उसके अलावा दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट। फ्लोरिनेटिंग एजेंट का मतलब इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, उस एजेंट का मतलब होता है जो फ्लोरीन सप्लाई कर सके, फ्लोरीन जो है वो दे सके। ठीक है। तो वही चीज होता है। तो जितना भी जेनन और फ्लोरीन का जो कंपाउंड है वो एक पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है, मतलब वो फ्लोरीन सप्लाई कर सकता है। उसके अलावा वो हाइड्रोलाइज भी आसानी से हो जाता है, मतलब उसमें वाटर अगर ऐड करते हैं तो उसके साथ रिएक्शन आसानी से कर सकता है। जैसे रिएक्शन में है XeF2 और H2O, इसको जब मिलाएंगे तो बनाएगा जेनन, बनाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड, बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, रिएक्शन पूछता भी है कि जब XeF2 को हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये रिएक्शन याद करना होगा। ठीक है। उसके अलावा अब स्ट्रक्चर की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो देखो स्ट्रक्चर VSEPR जो थ्योरी जो है उसके हिसाब से हम लोग निकालना जानते हैं। ठीक है। तो वो जो है इसको ये एक तरह से इसका प्रैक्टिस खुद से ही कर लेना, XeF2, XeF4, XeF6 ये सब का जो क्या स्ट्रक्चर होगा, तो वो उसको VSEPR थ्योरी जो है उसके हिसाब से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है इसका ये वाला ये इसका फिगर जो है वो देख सकते हैं। ये देखो ये सब स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। ये वाला जो ये XeF2 का स्ट्रक्चर है, ये है लीनियर स्ट्रक्चर XeF2 का। उसी तरह से ये जो है XeF4 का स्ट्रक्चर है। ठीक है। उसके अलावा ये जो है इसका XeF6 का स्ट्रक्चर है, ये XeOF4 का स्ट्रक्चर है। ये सब स्ट्रक्चर भी पूछता है। ठीक है। इसलिए स्ट्रक्चर जो है वो याद रहना चाहिए। और VSEPR जो थ्योरी जो है उसके हिसाब से अगर बनाकर देखेंगे तो आसानी से ये सब आ जाएगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, ये खुद से कैलकुलेट करके देख ही लेना, उसको बनाकर उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। अब उसके बाद जो है इसका ये जो है इसमें, तो ये सब स्ट्रक्चर की बात है। तो स्ट्रक्चर कैसे हम लोग लाएंगे, ये वहाँ पे इसी चीज़ की चर्चा यहाँ पे की गई है, तो वो सब खुद से बना के इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद है
ये देखो रिएक्शन जेनन फ्लोराइड जो है, जेनन फ्लोराइड जो है XeF2, ये रिएक्शन करेगा PF5, ठीक है। यहाँ पे जेनन फ्लोराइड्स रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स, मतलब जेनन फ्लोराइड जो है वैसे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा जो कि फ्लोराइड आयन मतलब F- आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, टू फॉर्म कैटायनिक स्पेसीज, कैटायनिक स्पेसीज बनेगा, और फ्लोराइड आयन जो है वो डोनर के साथ बनेगा फ्लोरो एनायंस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं XeF2 है और PF5 है, तो क्या हो जाएगा, XeF2 अपना एक F- जो है वो दे देगा तो बन जाएगा XeF प्लस और ये PF6 माइनस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे XeF4 है, SbF5 है, Sb जो है वो किसके लिए होता है, एंटीमनी के लिए होता है तो XeF4 जो है, तो यहाँ पे हम ये क्या करेगा, अपना एक फ्लोरीन जो है वो दे देगा, F- दे देगा, तो बन जाएगा XeF3 प्लस और SbF6 माइनस हो जाएगा। पहले SbF5 था और एक F- लेके अब SbF6 माइनस हो गया, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो जेनन फ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड एंड एक्सेप्टर वाले कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इस तरह से रिएक्शन ऐसे यहाँ पे होगा, ठीक है। उसी तरह से XeF6 जब MF के साथ रिएक्शन करेगा, M जो है वो मेटल के लिए है, वो मेटल की जगह पे क्या क्या हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला इसका, तो XeF6 जब MF के साथ रिएक्शन करेगा जहाँ पे M के जगह पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, तो क्या हो जाएगा M प्लस, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे F जो इसका जो है वो इसको दे देगा, XeF7 माइनस हो जाएगा। तो इस केस में जेनन फ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट किया है, और इन दोनों रिएक्शन में ये दोनों जो है फ्लोराइड आयन को दिया है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो दिखा सकते हैं। तो ऊपर वाले दोनों रिएक्शन में जेनन फ्लोराइड जो है वो फ्लोराइड आयन दिया है, और नीचे वाले रिएक्शन में जो है फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये है इसका रिएक्शन जो है वो, ये सब रिएक्शन जो है वो याद करना है। उसके अलावा जो है इसमें ये और भी कुछ कंपाउंड है, जेनन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, जेनन और ऑक्सीजन का कंपाउंड। तो जेनन और ऑक्सीजन का कंपाउंड हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं, तो उसका ये सब जो है वो दिया हुआ है। तो जेनन और ऑक्सीजन का कंपाउंड में जैसे कि XeF4, ये सब रिएक्शन जो है वो याद करना पड़ेगा कि जेनन XeF4 को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा जेनन, XeO3 बनेगा, HF बनेगा और O2 बनेगा। वैसे ही XeF6 को जब हाइड्रोलाइज करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन अगर करेंगे तो XeO3 बनेगा और HF बनेगा। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि XeF6 को जब हाइड्रोलाइज करेंगे, और वो भी मतलब इसमें वाटर के साथ, XeF6 को वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, XeF4 को अगर वाटर के साथ रिएक्शन अगर करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन जो है वो याद करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ कि वाटर उसमें पूरी तरह से उसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं किया जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस नहीं है ये। XeF6 का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये बनेगा XeOF4 बनेगा और HF बनेगा। तो देख लो दो रिएक्शन, XeF6 का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो XeO3 और HF बनेगा, और XeF6 का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो XeOF4 भी बन सकता है और XeO2F2 भी बन सकता है, ये दोनों। तो XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर दो तरह का कंपाउंड बनेगा, XeOF4 बनेगा और XeO2F2 बनेगा, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन को जो है वो इस तरह से याद करना है कि XeF4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, XeO3 HFO2, XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो XeO3 और HF बनेगा, और उसी XeF6 का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब करेंगे, सॉरी पार्शियल हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो ये कंपाउंड दोनों बनेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर भी यहाँ पे उसके बाद इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर को अच्छे से ये सब प्रैक्टिस कर लेना है, देख लेना है, या स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और रिएक्शन भी पूछता है। अब इसके अलावा जो है इसमें तुम्हारा ये एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है इसका, कुछ यूजेस वगैरह की बात है, जैसे नोबल गैसेस का यूजेस जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हीलियम का यूजेस जो होता है वो हॉट एयर बलून में होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो होता है डाइविंग एपेरेटस, जो गोताखोर जो होता है वो डाइविंग एपेरेटस जो होता है उसमें हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। नियॉन का यूज जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में होता है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब वाले में, फ्लोरेसेंट बल्ब में इस्तेमाल होता है, एडवर्टीजमेंट वाले में यूज होता है उसका। इसके अलावा आर्गन का यूज जो होता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें होता है, ठीक है।
और मेटलर्जिकल प्रोसेस में होता है। तो ये सब कुछ यूजेस वगैरह सब है नोबल गैसेस का, वो सब बताना है। ठीक है, वो सब जो है कुछ कुछ याद रखना है। हीलियम का यूजेस कहाँ पे है, नियोन का यूजेस कहाँ पे है, उसके अलावा आर्गन का यूजेस कहाँ पे है। तो इस तरह से जो है वो जेनन और क्रिप्टन का बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं है, ज़्यादा यूजेस हीलियम का, नियन का, आर्गन का है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है इसका ये सब याद रखना है।